नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। और आज का अपना जो टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। और दोस्तों ये जो क्लास है जो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे थे, जैसे कि अपने आरपीसी की जो वर्तमान का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कंटेंट आपको चाहिए। हालांकि आप लोगों ने सभी ने पढ़ लिया है, तो अब ये फ्लैशबैक मान लो, लेकिन उसके अंदर आपको एक ऐसा कंटेंट मिलेगा जो वर्तमान के अंदर है आरपीसी जो क्वेश्चन पुट अप कर रही है, जो वर्तमान में जैसे आपने देखा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर है या संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर है या लाइब्रेरी के एग्जाम के अंदर है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो बच्चे बार बार डिमांड कर रहे हैं। तो उसी की कड़ी के अंदर है आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रपति है। और उम्मीद करेंगे ये जो कंटेंट है वो आपको अच्छा लगेगा और आपके रिव्यू का वो वेट रहेगा। आप लोगों का रिव्यू है, आप लोगों का प्यार है, सम्मान है और आप लोगों की जो मोटिवेशन है वो हमको और अधिक मेहनत करने को हौसला देती है। तो इसी की कड़ी के अंदर है आज हम लिख के आए हैं राष्ट्रपति का टॉपिक है। आगे आप बच्चों की डिमांड भी है, नीति आयोग के बारे में भी है, बहुत सारे कंसेप्ट आप बार बार कह रहे हो, तो उन टॉपिक हम तैयार करेंगे। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास भी आपको विगत क्लास की तरह बहुत ही शानदार और जानदार है, आपको कंटेंट इसमें लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति क्लास के अंदर है दोस्तों राष्ट्रपति की मैं बात करूंगा तो भारत के अंदर है राष्ट्रपति के बारे में अपना जिक्र पढ़ेंगे तो भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय शासन में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक तो हम पढ़ेंगे नाम मात्र की कार्यपालिका, एक पढ़ेंगे अपने कौन सी नाम मात्र की कार्यपालिका है, एक आ जाएगी नाम मात्र कार्यपालिका और एक पढ़ेंगे वास्तविक कार्यपालिका। तो संसदीय प्रणाली के अंदर दो प्रकार की कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की और एक पढ़ेंगे वास्तविक कार्यपालिका है। और उसी के दरमियान भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन वो नाम मात्र का है। तो भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति नाम मात्र होते हैं, जबकि राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, हेड ऑफ द नेशन होता है। लेकिन यहां पे बात गौर करनी है कि भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है लेकिन नाम मात्र के, और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख हेड ऑफ द नेशन होता है। और आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति देश का पहला नागरिक माना जाता है तथा वरीयता के क्रम के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल में सर्वोच्च स्थान रखता है। तो वरीयता क्रम या प्रोटोकॉल में सर्वोच्च जो रैंक रखेंगे तो वह राष्ट्रपति महोदय रखेंगे है। और भारत का जो पहला नागरिक है वो कौन माने जाते हैं? राष्ट्रपति ही माने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत के संविधान में, तो इनका जो उल्लेख पढ़ेंगे तो भारत के संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151, वापिस सुनिएगा, भारत के संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 में संघ सरकार का उल्लेख मिलेगा। और उसी के आगे संविधान का जो अनुच्छेद है संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। तो भारत में राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 52 में है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद जो 53(1) क्या कहता है? अनुच्छेद 53(1) में किस चीज का प्रावधान है? तो इसमें इस चीज का उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। इसका जो उल्लेख मिलेगा वो अनुच्छेद 53(1) में मिलेगा। और जिसका जो प्रयोग है वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इसका जो उल्लेख मिलेगा अनुच्छेद आर्टिकल 53(1) के अंदर है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 53(1) में देश में वन की शब्दावली भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 7 से प्रभावित है। आपके सिलेबस के अंदर है भारत शासन अधिनियम है 1935 दे रखा है, तो वहां एक प्रश्न भी आ सकता है कि अनुच्छेद जो 53(1) के अंदर अपने जो उल्लेख पड़ा है, तो अनुच्छेद 53(1) की जो शब्दावली है, जो लैंग्वेज है, वो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 7 से प्रभावित है। तो कौन सी धारा से प्रभावित है? धारा 7 से प्रभावित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एक आगे पढ़े, इसके बाद में है नेक्स्ट क्या है अनुच्छेद 53(2) में अगला है आर्टिकल 53(2) के अकॉर्डिंग संघ के जो रक्षा बल हैं उनका सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा है। जल थल नभ है तो संघ के रक्षा बलों का जो सर्वोच्च समादेश है वो राष्ट्रपति में निहित होगा और उसका प्रयोग विधि के द्वारा विनियमित होगा, जिसका उल्लेख आर्टिकल 53(2) में दिया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई।
आगे इसके बारे में कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का निर्वाचक जो मंडल है उसका जो उल्लेख है अनुच्छेद 54 में है। तो अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख मिलेगा, जिसके अंदर है क्या क्या समाहित है। एक तो यूं पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है एक तो हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष रीति से होता है। एक पहला प्रश्न ये बनेगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से होगा, किस प्रकार से हो, किस प्रकार से होगा, क्या प्रोसेस है, हम आगे पढ़ेंगे। यह निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के माध्यम से होता है कि जनता है वो अपना निर्वाचन के माध्यम से अपना नेता चुनती है और उन्हीं के द्वारा, निर्वाचक मंडल के द्वारा है राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो कि एक अप्रत्यक्ष रीति से होता है। और इस निर्वाचन मंडल में कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, तो यहां से प्रश्न बनेगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन सा शामिल होता है या नहीं होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 54 में मिलेगा। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है और राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न निम्न व्यक्ति है वो शामिल होते हैं। जरा सुनिए कौन कौन से हैं। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। एक तो ये प्रश्न है, संसद के जो दोनों सदन हैं उनके निर्वाचित सदस्य आ जाएंगे, वो कितने हैं, 776 मेंबर आ जाएंगे है। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर आ जाएंगे, 776 मेंबर आ जाएंगे है। लोकसभा के भाई कितने हैं, 543 है, 543 पढ़ेंगे। और राज्यसभा कितने आ जाएंगे, 233 है। टोटल मिला के कितने आ जाएंगे, 776 आ जाएंगे है। और राज्यसभा के, अब इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से प्रश्न कई बार उठा लेता है। तो राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। वापिस सुनिएगा, संसद के दोनों सदन पढ़ेंगे, 776 मेंबर पढ़ेंगे, लेकिन राज्यसभा के जो 12 जो मनोनीत जो सदस्य हैं वो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते हैं। ये बात गौर से सुन लीजिएगा, वो राज्यसभा के 12 मेंबर है, मनोनीत मेंबर है, वो निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होंगे। और आगे है 25 जनवरी 2020 के बाद, 25 जनवरी 2020 के बाद में लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान प्रभावी नहीं रहे हैं। वापस सुनिए, 25 जनवरी 2020 के बाद में लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल भारतीयों के मनोनयन के प्रावधान प्रभावी अब नहीं रहे हैं। कब से नहीं रहे हैं, 25 जनवरी 2020 के बाद में है, 25 जनवरी 2020 के बाद में है। और अब इसके बाद में उनके निर्वाचन मंडल में जो कौन कौन से व्यक्ति शामिल होते हैं, जिनका उल्लेख अपने पढ़ा आर्टिकल 54 के अंदर है। तो संसद के दोनों सदनों की बात कर ली अपने हैं। अब हम बात करेंगे राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर है। तो पीछे आपने पढ़ा कितने, 776 हैं, जो 12 मेंबर है वो इसके अंदर नहीं थे। अब हम बात करेंगे नंबर 2 पॉइंट पढ़ेंगे, वो क्या है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर है। राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित मेंबर है। तो सबसे पहले वर्तमान में भारत के 28 राज्यों की विधानसभा में, वर्तमान में भारत के 28 राज्यों की विधानसभा के हम पढ़ेंगे 3 संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया है। और 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 54 में राज्य विधानसभा के अंतर्गत दिल्ली तथा पांडुचेरी तथा संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा भी शामिल होगी। और तब से दिल्ली विधानसभा के 70 तथा पांडुचेरी विधानसभा के 30 निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हो गए हैं। अच्छा कंसेप्ट है भाई, दोबारा सुन लीजिएगा। हम बात करेंगे वर्तमान में भारत के 28 राज्यों की विधानसभाओं के 3 संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। मूल संविधान में संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था। और 17वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अनुच्छेद 54 में राज्य विधानसभा के अंतर्गत दिल्ली तथा पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा भी शामिल होगी। और तब से दिल्ली विधानसभा के 70 और पांडुचेरी विधानसभा के 30 निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल हो गए हैं। अच्छा कंसेप्ट है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में वर्तमान में 776 सांसद पढ़ेंगे हैं तथा 4033
विधायक भाग लेते हैं। जम्मू कश्मीर के 90 सदस्य अभी इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। वापिस सुनिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन जिनका उल्लेख आर्टिकल 54 में है, तो उनके निर्वाचन में मंडल में वर्तमान में 776 हम पढ़ेंगे सांसद पढ़ेंगे हैं और 4033 एमएलए पढ़ेंगे हैं, तथा जम्मू कश्मीर के 90 सदस्य अभी इनमें शामिल दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे, निम्नलिखित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। अभी गौर से सुनना है, वापिस सुनिएगा, निम्नलिखित जो सदस्य हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा भाग लेने वाले, लेकिन उनमें से आपने क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर के 90 सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य हमने पढ़े, वो भाग नहीं लेते हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं वो कौन कौन है। सबसे पहले यहां पढ़ेंगे लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं। और इसके अलावा विधान परिषद के मेंबर है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मनोनीत सदस्य पढ़ेंगे, साथ ही साथ है विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। और इसके बाद का कंसेप्ट क्या है, सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अर्थ निकलेगा यहां से। वापस देखेंगे, सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेना भाई, अच्छे से देख लेना, यहां से प्रश्न कई बार पिक हो जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, वे सदस्य जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते परंतु उसके महाभियोग में भाग लेते हैं, तो संसद के मनोनीत सदस्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों कंसेप्ट अच्छे से देख लेना, दोनों कंसेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मत मूल्य के कितने सिद्धांत है, अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों मत मूल्य के 2 सिद्धांत है। एक हम पढ़ेंगे एक रूपता का सिद्धांत, एक हम पढ़ेंगे समतुल्यता का सिद्धांत है। एक रूपता का सिद्धांत और एक दूसरा कौन सा है, समतुल्यता का सिद्धांत है। एक रूपता का सिद्धांत ये आर्टिकल 55(1) के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 55(1) आपने पढ़ा, आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में पढ़ा हमने। अब आर्टिकल 55(1) क्या कहता है, आर्टिकल 55(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापन में यथासाध्य एक रूपता हो गई है। अलग अलग स्टेट हैं, तो अलग अलग स्टेट की बात करेंगे, उनके निर्वाचन में अलग अलग स्टेट के राज्यों के जो रिप्रेजेंट करते हैं उनके माध्यम में यथासाध्य एक रूपता होगी। और यह सिद्धांत विधायकों के मत मूल्य का निर्धारण करने के लिए अपनाया जाता है। ये पढ़ेंगे एक रूपता का सिद्धांत है, और इसके तहत है वहां की जनसंख्या के आधार पर मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से एक विधानसभा का, एक राज्य का मत मूल्य का निर्धारण होता है। तो ये जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे वो कौन सा सिद्धांत आ जाएगा, एक रूपता का सिद्धांत है। और एक विधायक का मत मूल्य कितना है, देखिए एक विधायक का मत मूल्य क्या है, उसमें पढ़ेंगे राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और 1000 है। तो मूल संविधान में यह प्रावधान किया गया कि जनसंख्या से तात्पर्य क्या था, जनसंख्या जैसे राज्य की कुल जनसंख्या, तो मूल संविधान में क्या था कि जनसंख्या का मतलब यह था कि तात्पर्य की पिछली जनगणना से होता है। जनसंख्या से तात्पर्य क्या है कि पिछली जो पीछे की जनगणना है उससे होता है, और जिसके आंकड़े अभी तक आ चुके होते हैं तो उससे लिया जाता है, जनसंख्या का मतलब है। अब देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि 2000 ईस्वी के बाद यानी कि वर्ष 2000 के बाद में होने वाली जनगणना तक मत मूल्य के निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, वापस सुनिए, यह प्रावधान किया गया कि 2000 के बाद में होने वाली जनगणना तक मत मूल्य के निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा, और इसी आधार पर ही मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है और एक विधायक का मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और अब हम बात करेंगे 84वें संविधान संशोधन 84वें संविधान संशोधन 2001 के अकॉर्डिंग इसी प्रावधान को बढ़ा करके अब क्या किया गया है, 2026 तक
के बाद होने वाली जनगणना कर दिया गया है। तो ये जो चेंजेस हुआ है ये 84वें संविधान संशोधन वर्ष 2001 में किया गया है, जिसमें 2026 तक के बाद होने वाली जनगणना तक है वो कर दिया गया है। और अब पढ़ेंगे इस आधार पर राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना है, 129 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य है दोस्तों वो कितना है, 129 129 है। और इसके अलावा राजस्थान का बराबर पढ़ेंगे, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ का जो मत मूल्य सेम टू सेम पढ़ेंगे वो कितना है, 129 है। तो अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक विधायक का जो मत मूल्य सबसे ज्यादा है वो कितना है, 208 है। यूपी का सर्वाधिक 208 है, जबकि सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य कितना है, 7 है। तो सबसे ज्यादा पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का 208 है, सबसे कम पढ़ेंगे सिक्किम का 7 है। लेकिन राजस्थान का कितना है और राजस्थान के बराबर कितना है, तो राजस्थान का 129 129 और छत्तीसगढ़ भी कितना है, 129 129 129 हम पढ़ेंगे। ये एक विधायक का मत मूल्य है। और अब आगे बात करेंगे जो समतुल्यता का सिद्धांत है, जो थ्योरी है वो क्या है। देखो दोस्तों, इस थ्योरी को इसलिए अपनाया गया ताकि संघ और राज्यों को समतुल्यता प्रदान की जा सके, संघ और राज्यों को एक दूसरे के बराबर स्थान दिया जा सके। और इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग समस्त राज्य की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का भार जितना है उतना ही बार संसद के निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का होना चाहिए, ताकि उनमें बराबरी रहे और एकरूपता रहे। और इसी सिद्धांत से संसद के सदस्यों के मत मूल्य का निर्धारण किया जाता है। और अब हम बात करेंगे, एक विधायक का मत मूल्य पढ़ा, अब हम बात करेंगे एक सांसद का मत मूल्य। जरा सुनिए, एक सांसद का मत मूल्य है तो सभी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के मतों का कुल योग संसद के निर्वाचित सदस्य कितने पढ़े थे आपने, 776 पढ़े थे। राष्ट्रपति चुनाव 2022 के अनुसार एक सांसद का मत मूल्य कितना है, 700 है। तो एक सांसद का मत मूल्य कितना है, 700 है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952। अब बात करेंगे अनुच्छेद 71(3) के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 71(3) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने की जो सर्वोच्च शक्ति कह सकते हैं वो किसमें है, संसद में निहित है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 71(3) में मिलेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रक्रिया तथा उपबंधों का निर्धारण किया गया। और इस अधिनियम में अब तक 3 बार संशोधन किया जा चुका है। वो 3 बार संशोधन दोस्तों कब कब हुआ है, 1974 में है, 1977 में है और 1997 में है। वापिस सुनिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के तहत है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित समस्त प्रक्रिया और उपबंधों का निर्धारण किया गया है। ठीक है, लेकिन अब बात करेंगे इस अधिनियम में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है और कब कब किया जा चुका है। तो इस अधिनियम में अब तक दोस्तों 3 बार संशोधन किया जा चुका है। 3 बार संशोधन किया जा चुका है। प्रश्न बन सकता है तीनों बार कब कब है, पहला 1974 के अंदर है, दूसरा 1977 के अंदर है, तीसरा 1997 के अंदर है। तो 3 बार इसमें अभी तक क्या है, संशोधन किया जा चुका है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से कंसेप्ट को तैयार करना है, क्योंकि बेसिक प्रश्न नहीं आएगा, पूरी कथन निष्कर्ष पूरी थ्योरी देकर के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा है। तो टू द पॉइंट एक एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे दोस्तों क्लियर होना चाहिए, तभी हम आरपीसी के जो प्रश्न आ रहे हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी का नामांकन पत्र निर्वाचन मंडल के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित हो। कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति के लिए जैसे किसी का नाम सुझाते हैं, तो राष्ट्रपति पद का जो प्रत्याशी होता है तो उसका जो नामांकन पत्र है निर्वाचन मंडल के कम से कम 50 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित हो। कम से कम 50 जने कह सके कि हम भाई इस व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं।
तो उनकी जो संख्या की बात करेंगे, मिनिमम पढ़ेंगे वो कितनी हो, जो प्रस्तावित जो करने वाले हो तो वो कितने 50 हो, और तथा 50 सदस्यों के द्वारा ही उनका अप्रूवल यानी कि समर्थन दिया जाना चाहिए। यानी कि समर्थन जो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी का नामांकन जो पत्र है तो निर्वाचन मंडल है उसमें कम से कम जो 50 सदस्यों के द्वारा नाम प्रस्तावित कर दिया कि फलाने व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाएंगे, तो कम से कम वो कितने मेंबर हो, 50 हो, और 50 मेंबर के द्वारा ही वो अप्रूवल या फिर हम कह सकते हैं समर्थन भी किया जाना चाहिए। और 1952 में अब यह संख्या 1952 में यह संख्या कितनी थी, 1:1 थी। लेकिन अब अच्छा प्रश्न यह बनेगा 1974 में अब इसको संशोधित करके कितना कर दिया है, 10:10 कर दिया है। तो पहले 1:1 थी, अब कितना कर दिया, 10:10 कर दिया। तो 1952 की बात करेंगे जिसमें प्रस्तावक है और समर्थन है, प्रस्तावक है और अनुमोदन करने वाले हैं। तो प्रस्तावक और अनुमोदन है, यहां पर वो कितना था, 1:1 था, लेकिन 1974 के अंदर है इसको संशोधन करके जो ये रेशो है दोस्तों वो कितना हो गया है, 10:10 कर दिया गया है। और अब आगे देखिए, तथा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन संशोधन अधिनियम 1997 की धारा से इसे बढ़ा करके 50:50 कर दिया गया। और आगे बात करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा महासचिव तथा राज्यसभा महासचिव बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करते हैं। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में एक तो हम पढ़ेंगे लोकसभा के महासचिव तथा राज्यसभा के महासचिव हैं, दोनों बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी काम करते हैं। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने निभाई थी। तो अच्छा प्रश्न है वर्तमान के संदर्भ में कि 2022 के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका राज्यसभा के महासचिव किसने निभाई थी, तो नाम आएगा पीसी मोदी ने निभाई थी। लेकिन अगले चुनाव में निर्वाचन अधिकारी लोकसभा के अब महासचिव होंगे, जहां हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा महासचिव और राज्यसभा महासचिव है, ये बारी बारी से निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करेंगे। तो 2022 के अंदर है और राज्यसभा के महासचिव कौन थे, पीसी मोदी ने भूमिका निभाई थी। तो नेक्स्ट इलेक्शन पढ़ेंगे, निर्वाचन होगा तो उसके अंदर है अगले चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की जो भूमिका है वो कौन निभाएंगे, लोकसभा के महासचिव निभाएंगे है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अगला पढ़ेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन जो प्रणाली है उनका जो उल्लेख आर्टिकल 55 में है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 55 के अंदर, अनुच्छेद 55 के अंदर है। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 324 के उपबंधों के तहत है, अनुच्छेद 324 के उपबंधों के तहत है राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित है। और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन है किस पद्धति से होता है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली तथा गुप्त मतदान के द्वारा होता है। तो दो प्रकार के दोस्तों मत होते हैं, दो प्रकार के मत पढ़ते हैं। एक हम पढ़ेंगे एक्यूज्ड यानी कि निश्चयचित पत्र पढ़ेंगे, ऐसे मत पत्र जिसमें प्रथम वरीयता को छोड़ करके आगे और वरीयता उल्लेखित नहीं होती है। जैसे हम बात करेंगे प्रथम वरीयता है, फिर ये कौन सी है, सेकंड वरीयता है, और ये कौन सी थर्ड वरीयता है, और ये कौन सी चतुर्थ वरीयता है। तो हम बात करेंगे जो एक्यूज्ड होते हैं यानी कि निश्चयित पत्र होते हैं, उसमें क्या ऐसे मत पत्र होते हैं जिसमें प्रथम जो वरीयता है, प्रथम वरीयता है उसको छोड़ करके आगे वरीयता का उल्लेख उसमें नहीं होता है, तो उनको बोलते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे अनएक्यूज्ड यानी कि अनिश्चित पत्र पढ़ेंगे, जिसमें क्या है, ऐसे मत पत्र जिसमें प्रथम जो वरीयता के बाद भी अन्य वरीयताएं उल्लेखित होती है। तो प्रथम जो वरीयता है उसके बाद में भी अन्य वरीयता होती है, बराबर के मत होते हैं, तो उसके आधार पर उनका किस प्रकार से फैसला होना है उसके अंदर है हम बात करेंगे। तो अनिश्चित पत्र आते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति में अब तक हुए चुनावों में, भारत राष्ट्रपति के अब तक हुए चुनाव में केवल एक बार ही दूसरे चरण की मतगणना की आवश्यकता हुई है। दूसरी काउंटिंग करते हैं, दूसरी काउंटिंग है वो एक ही बार हुई है और 1969 के अंदर है। तो दोबारा हम बात करेंगे, वापस सुनिएगा, भारत के राष्ट्रपति के अब तक हुए चुनाव में केवल एक बार ही सेकंड चरण की मतगणना की आवश्यकता हुई है। और 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चरण की मतगणना में वीवी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को नजदीकी मुकाबले में पराजित किया है।
अब सुनिए, अनुच्छेद 71 एक के अनुसार, अनुच्छेद 71 एक के अनुसार है, अनुच्छेद 71 एक के अनुसार है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद का निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय करेगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। आगे है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी शिकायत परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर करनी होती है। नेक्स्ट है, NB खरे बनाम भारतीय निर्वाचन आयोग केस 1958 के निर्णय के अनुसार है, राष्ट्रपति निर्वाचन की वैधता को चुनौती देने के लिए याचिका केवल उम्मीदवार या कम से कम 20 निर्वाचकों के द्वारा दायर की जा सकती है और अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले की सुनवाई हेतु संविधान पीठ का गठन किया जाता है, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश भी होते हैं। और अनुच्छेद 71(2) में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा इस दौरान किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे। आर्टिकल 71(2) में क्या प्रावधान है, यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए तो उसके द्वारा या उस दौरान किए गए सभी कार्य वैध माने जाएंगे। और 39वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा आर्टिकल 71(4) में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रसंगत नहीं किया जाएगा। और नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए अब तक होने वाले चुनावों में, अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद के लिए अब तक होने वाले चुनाव में 7 महिला प्रत्याशियों ने भाग लिया है। इनमें से अब तक केवल 2 महिला राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई है। 7 महिलाओं में से 2 महिलाएं ही राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई हैं। कौन कौन सी? तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी हैं और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। नेक्स्ट है, श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी राष्ट्रपति का चुनाव 1952 लड़ने वाली पहली महिला प्रत्याशी थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला जो प्रत्याशी हैं 1952 के अंदर है, वो कौन थी? श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी है। तो उन 7 महिलाओं का हम जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले है श्रीमती कृष्णा कुमार चटर्जी 1952 है। फिर हम बात करेंगे श्रीमती मनोहरा होलकर 1967 है। फिर श्रीमती फूलचरण कौर 1969 है। श्रीमती लक्ष्मी सहगल जी 2002 पढ़ेंगे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी पढ़ेंगे तो 2007 है। और श्रीमती मीरा कुमार पढ़ेंगे तो 2017 है, मीरा कुमार है 2017 है। और श्रीमती द्रौपदी जो वर्तमान के अंदर राष्ट्रपति महोदया है तो 2022 के अंदर है। और अब बात करेंगे ये शाब्दी की करंट जो बुक मार्केट में चल रही है, 6 महीने की करंट है, बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको आप भी देख सकते हो, लाइब्रेरी के अंदर है। इसमें 2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस गए थे, बाकी सारे कवर कर दिए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है जिसका उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 56 में है। तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति जी के कार्यकाल का उल्लेख है। राष्ट्रपति पद की ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है, 5 साल की अवधि तक रहेंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद इस अवधि से पूर्व भी त्याग सकता है और उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना है यथाशीघ्र लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेषित करेगा। अच्छा प्रश्न यहां से छिपा पड़ा है, अच्छा प्रश्न, सुनिए जरा। पहली बात, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद इस अवधि से पूर्व भी त्याग सकता है और उपराष्ट्रपति इस त्याग पत्र की सूचना बहुत जल्दी यथाशीघ्र है लोकसभा के अध्यक्ष को प्रेषित करता है। नोट इंपोर्टेंट है, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। अगर पद खाली भी है ना उपराष्ट्रपति का, तो भी राष्ट्रपति है अपना त्याग पत्र है उपराष्ट्रपति को ही संबोधित करेगा। नेक्स्ट क्या है, संविधान का अतिक्रमण करने के आधार पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में भी दी गई महाभियोग की प्रक्रिया के पद से भी हटाया जा सकता है। तो अच्छा प्रश्न यहां भी बनेगा। और इसके बाद में है राष्ट्रपति के पद हेतु पुनर्निर्वाचन की पात्रता, जिसका उल्लेख इसमें है आर्टिकल 57 में है। तो अनुच्छेद 57 के अंदर है राष्ट्रपति पद के हेतु पुनर्निर्वाचन की पात्रता का जो उल्लेख है अनुच्छेद 57 के अंदर है। संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति पद धारण करने वाला व्यक्ति इस पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी तक एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद के ऊपर 2 बार चुने गए हैं, एकमात्र राष्ट्रपति हैं तो 2 बार चुने गए हैं। उनकी बाद से भारत में यह स्वस्थ परंपरा विकसित हो गई कि एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अहर्ताएं कौन कौन सी है, तो इसमें उल्लेख किसमें मिलेगा, अनुच्छेद 58 में है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम अहर्ताएं क्या क्या है, जिसका उल्लेख किसमें है, आर्टिकल 58 के अंदर है। एक तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो। अच्छा प्रश्न है, वो लोकसभा के सदस्य होने की, निर्वाचित होने की अहर्ता रखता हो, वह किसी लाभ के पद के ऊपर न हो। तो ये न्यूनतम अहर्ता आर्टिकल 58 में है। राष्ट्रपति पद हेतु कौन कौन सी कंडीशन शर्तें हैं, आर्टिकल 59 में है। तो राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तों का उल्लेख है ना, वो आर्टिकल 59 में है। राष्ट्रपति संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, शर्तों के अंदर है। राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों में उसकी पदा अवधि के दौरान कमी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन तथा पेंशन अधिनियम 1951 के अनुसार पेंशन का लाभ केवल उसी राष्ट्रपति को मिलता है जिसे अपना कार्यकाल पूर्ण किया है या स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया हुआ है। महाभियोग से हटाए गए राष्ट्रपति को पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिन्होंने स्वेच्छा से त्याग पत्र दिया है या जिनका कार्यकाल पूरा है उन्हीं को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनको महाभियोग प्रक्रिया से हटाते हैं उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते तथा पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। और अब है राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख आर्टिकल 60 में है। तो राष्ट्रपति के शर्तें हमने पढ़ा आर्टिकल 59 में है। राष्ट्रपति पद की जो शपथ है उसका उल्लेख 60 के अंदर है। अच्छा प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा प्रश्न, राष्ट्रपति की शपथ के प्रारूप का उल्लेख अनुच्छेद 60 में ही किया गया है। तो शपथ का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 60 में ही किया गया है। राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण, संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की तथा जनता की सेवा व कल्याण की शपथ ग्रहण करता है। इनका क्रम पूछ सकते हैं, वापिस सुनिएगा। राष्ट्रपति संविधान तथा विधि के परिरक्षण, नेक्स्ट संरक्षण तथा प्रतिरक्षण की तथा जनता की सेवा और कल्याण की शपथ ग्रहण करता है। और आगे है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, आर्टिकल 61 में है। तो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 61 में है। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के अकॉर्डिंग है राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। दो बातें पढ़ेंगे। तो महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख इसमें 61 के अंदर है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसका उल्लेख आर्टिकल 56 के अंदर है। और महाभियोग का प्रक्रिया का उल्लेख इसमें आर्टिकल 61 के अंदर है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान है। अब अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान है वो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। और राष्ट्रपति के विरुद्ध एक ऐसा प्रस्ताव केवल एक ही कारण से लाया जा सकता है, वो है संविधान का अतिक्रमण है, वो तभी लाया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति पर संसद में चलने वाली महाभियोग प्रक्रिया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, क्योंकि महाभियोग के दौरान संसद न्यायिक स्वरूप प्राप्त कर लेती है। भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति के लिए ही किया गया। अच्छा प्रश्न है कि भारत के संविधान में महाभियोग का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो ओनली फॉर राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। और अब तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर है महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद की रिक्ति। देखिए साथियों, अनुच्छेद 62(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना जरूरी है। अनुच्छेद 62(2) में क्या है, अनुसार मृत्यु, त्यागपत्र, पद से हटाने या अन्य कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की दशा में रिक्ति की तिथि 6 माह की अवधि में नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है। और इसके बाद हम बात करेंगे निर्वाचित व्यक्ति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक है पद धारण करता है। और आगे है 3 मई 1969 को
जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में 3 मई 1969 को जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद में तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया। 20 जुलाई 1969 को वीवी गिरी की त्यागपत्र के परिणाम स्वरूप उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो गया और इस परिस्थिति में भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया है। और अनुच्छेद 361 के अनुसार के प्रावधान राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समान है। तो राज्यपाल और राष्ट्रपति के समान है, आर्टिकल 361 के प्रावधान है। अब है नियुक्ति संबंधी शक्तियां। तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति के तहत है निम्नलिखित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करेगा। सबसे पहले महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के अकॉर्डिंग है। उच्चतम न्यायालय की जो नियुक्ति पढ़ेंगे तो आर्टिकल 124 में प्रावधान है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग, तो जिनका उल्लेख इसमें अनुच्छेद 148 के अकॉर्डिंग है। और राज्यपाल का पढ़ेंगे अनुच्छेद 155 में है, राज्यपाल अनुच्छेद 155 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 217 के अंदर है। संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल और प्रशासक का अनुच्छेद 239 के अंदर है। संघ राज्य क्षेत्र के उप मुख्यमंत्री और मंत्री अनुच्छेद 239 में है। और नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो उल्लेख पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 316 के अंदर है। इनका राष्ट्रपति क्या करते हैं, पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और अब आगे पढ़ेंगे संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आर्टिकल 316 में। आगे दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 324 में है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की जो नियुक्ति करेगा तो अनुच्छेद 338 के अंदर तहत है। राष्ट्रीय एसटी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करेगा तो आर्टिकल 338 ए के तहत है। एसटी का एससी का 338 के तहत है। राज्य पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है तो अनुच्छेद 338 बी के अंदर है। 338 338 ए 338 बी है। और राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार के आयोगों तथा परिषदों का गठन करेगा। तो कौन कौन से हैं, अंतरराज्यीय परिषद का गठन आर्टिकल 263 के अंदर है। और वित्त आयोग का गठन है अनुच्छेद 280 के अंदर है। राजभाषा आयोग का गठन करेगा तो अनुच्छेद 344 के अंदर है। संसद में अभिभाषण तथा संदेश भेजने का अधिकार पढ़ेंगे अनुच्छेद 86 के अंदर है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या साथ में समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकेगा और इस हेतु सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। यह राष्ट्रपति का अधिकार है। तो अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण दे सकेगा, यह राष्ट्रपति का अधिकार है। संसद में विशेष अभिभाषण देना जिसका उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 87 में है। तो अनुच्छेद 87 के अंदर है संसद में एक विशेष अभिभाषण देना है जिसका उल्लेख आर्टिकल 87 के अंदर है। तो कोई राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण भी बताएगा कि सत्र आयोजित करने का। और नेक्स्ट है संसद की संयुक्त बैठक बुलाना, आर्टिकल 108 में है। अनुच्छेद 118 के अनुसार है इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो संसद की संयुक्त बैठक है जो बुलाना है आर्टिकल 108 में है और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अब 3 वीटो है, कौन कौन सी हम बात करेंगे। अत्यांकित 1954 में राजेंद्र प्रसाद पेप्सू पर है। निलंबनकारी जो वीटो है 2006 में अब्दुल कलाम लाभ का पद पर है। तीसरा पढ़ेंगे विधेयक पर है जेबी वीटो जो 1986 में है, ज्ञानी जेल सिंह डाकघर संशोधन विधेयक पे है। तो इनसे संबंधित 3 वीटो है। एक हम पढ़ेंगे अत्याकित 1954 में राजेंद्र प्रसाद पेप्सू के ऊपर लाई गई थी। निलंबनकारी जो वीटो है 2006 के अंदर है, अब्दुल कलाम लाभ के पद के ऊपर आई। नेक्स्ट पढ़ेंगे विधेयक पर है जेबी वीटो है जिसमें 1986 में है, ज्ञानी जेल सिंह जी के द्वारा डाकघर के ऊपर संशोधन विधेयक पर उन्होंने की थी है, जिसमें क्या है जो प्राइवेसी को देखते हुए कहा कि डाक जो मतपत्र है जिनको खोलने को लेकर के, और ये एक वीटो है जो कि ज्ञानी जेल सिंह जी के टाइम की बात है 1986 के अंदर है और ये आ जाएगा विधेयक पर जेबी वीटो है। तो 3 वीटो है, एक आत्यांकित 1954 में, निलंबनकारी वीटो 2006 के अंदर है, विधेयक जेबी वीटो 1986 में है, ज्ञानी जेल सिंह जी 2006 में अब्दुल कलाम आजाद और 1954 में राजेंद्र प्रसाद पेप्सू के ऊपर है। अब है राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति अनुच्छेद 201 में है और अध्यादेश पारित करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना अनुच्छेद 143 के अंदर है। नेक्स्ट राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति
इसका उल्लेख अनुच्छेद 72 के अंदर है। राष्ट्रपति प्रतिवर्ष संसद में बजट पेश करवाता है, अनुच्छेद 112 के अंदर है। और भारत की आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के अधीन होती है, अनुच्छेद 267 के अंदर है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंध शामिल किए गए हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल, ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था पीछे ही। राष्ट्रीय आपातकाल है अनुच्छेद 352 के अंदर है भाई, राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंदर है। और वित्तीय जो आपातकाल अनुच्छेद 360 में है। तो आपातकालीन उपबंध है राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल 360 है। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे प्रमुख राष्ट्रपति और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी है। राजेंद्र प्रसाद जी तो 13 मई 1952 से लेकर के 13 मई 1962 तक है, 62 तक इनका समय अवधि है। मई 1952 में प्रथम आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस तथा प्रोफेसर केटी साहा को विपक्षी दलों ने समर्थन दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने इस पद के ऊपर 2 बार कार्यकाल पूर्ण किए हैं, तो एकमात्र व्यक्ति हैं। और किसी राजनीतिक दल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद है। दूसरे पढ़ेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 13 मई 1962 से लेकर के 13 मई 1967 तक है। और प्रथम राष्ट्रपति जो इससे पूर्व 2 बार उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा इन्हीं के कार्यकाल में होती है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के समय। पद धारण करने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले राष्ट्रपति है, और कब 1954 में है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जाकिर हुसैन है, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 है, 1969। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया। तो अच्छा प्रश्न है, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया, जाकिर हुसैन ने। दूसरे उपराष्ट्रपति जिन्होंने राष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, तो इससे पहले आपने पढ़ा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। और प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है और एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने किसी प्रधानमंत्री को नियुक्त नहीं किया है, तो वो कौन है? जाकिर हुसैन है। और आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के रूप में सबसे न्यूनतम कार्यकाल है, तो राष्ट्रपति के में सबसे कम कार्यकाल भी है। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति वी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति है। तो प्रथम कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है, तो वो कौन थे? वी गिरी थे। 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक बने थे। वी गिरी ने जब राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के तात्कालिक मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक बनने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। तो सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो थे नाम, तो वह कौन थे? वह हम पढ़ेंगे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह। कार्यकाल की बात करेंगे तो 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति बनने से पूर्व ये बिहार के राज्यपाल तथा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। वो कौन है? मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह। तो बिहार के राज्यपाल भी रहे थे और अलीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। नेक्स्ट है वी गिरी है। वी गिरी 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 सत्ताधारी दल कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी को चुनाव में हरा करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने जीत दर्ज की थी। और एकमात्र राष्ट्रपति जो द्वितीय चरण की मतगणना में विजय है। आपने पढ़ा है प्रथम चरण है, दूसरा पढ़ेंगे द्वितीय चरण है। तो एकमात्र राष्ट्रपति है जो सेकंड चरण की मतगणना विजय रही है, वो कौन रहे हैं? वी गिरी रहे हैं। और वी गिरी हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। नेक्स्ट है फखरुद्दीन अली अहमद, 24 अगस्त 1974 से लेके 11 फेब 1977 तक है। 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने और 1970 में पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। और इनकी मृत्यु के बाद तात्कालिक उपराष्ट्रपति बी.डी. जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति 11 फेब 1977 को और 25 जुलाई 1977 के रूप में काम किया। और पहली बार इनके निर्वाचन में जमानत राशि का प्रावधान हुआ था। इन्हीं के समय जमानत राशि का प्रावधान किया गया था।
तीसरी बार राष्ट्रीय आपात युद्ध घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को हुई और आंतरिक अशांति के आधार पर की गई थी। तो तीसरी बार राष्ट्रीय आपात युद्ध घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। अगला हम पढ़ेंगे नीलम संजीव रेड्डी है। समय अवधि है 25 जुलाई 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1982 है। एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध से चुने गए हैं, तो अच्छा प्रश्न है, एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध रूप से चुने गए हैं तो वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में एक बार राष्ट्रपति का चुनाव हार चुके थे, नीलम संजीव रेड्डी। और 1969 में नीलम संजीव रेड्डी ने द्वितीय वरीयता के गणना में वीवी गिरी चुनाव हार गए थे। और एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में 2 बार लोकसभा अध्यक्ष रह चुके थे। तो अच्छा प्रश्न ये भी है, एकमात्र राष्ट्रपति जो पूर्व में 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके थे। नीलम संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अगला हम पढ़ेंगे वीटो पढ़ते हैं, ज्ञानी जेल सिंह जी के समय की है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी जेल सिंह जी 25 जुलाई 1982 से लेकर के 25 जुलाई 1987 है। ज्ञानी जेल सिंह जी पंजाब के मुख्यमंत्री तथा भारत के गृह मंत्री रह चुके थे। ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव, अच्छा प्रश्न है, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव रहे हैं? उनकी समय अवधि 1993 से 1996 तक रहे हैं, तो वह कौन है? ज्ञानी जेल सिंह जी है। और सादा रामास्वामी वेंकटरमन है, 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। इनके समय 4 प्रधानमंत्री राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव रहे हैं। इन्होंने इनमें से 3 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलाई है, वो किसने दिलाई है? रामास्वामी वेंकटरमन ने। वेंकटरमन संविधान सभा के सदस्य और भारत सरकार में वित्त और रक्षा मंत्री तथा उपराष्ट्रपति रह चुके थे। नेक्स्ट है शंकर दयाल शर्मा, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। प्रथम वरीयता में सबसे कम अंतराल में जीतने वाले राष्ट्रपति हैं। पहली जो वरीयता है उसमें सबसे कम अंतराल से जीतने वाले राष्ट्रपति कौन? शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा एमपी के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, पंजाब और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रहे और कांग्रेस के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। और आगे हैं के आर नारायणन, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। इस निर्वाचन में पहली बार दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भाग लिया। इसी निर्वाचन में 50-50 प्रस्तावक और समर्थक तथा 15,000 रुपए की जमानत राशि का प्रावधान किया गया। और अब है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्सन लगभग आएगा इनके बारे में है। 25 जुलाई 2002 से लेकर के 25 जुलाई 2007 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। अब्दुल कलाम आजाद एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में पढ़ेंगे तो पहले राष्ट्रपति बने जो जीवन में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य नहीं थे, तो इंपॉर्टेंट है। और प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति रहे हैं, तो कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद है। नेक्स्ट प्रतिभा पाटिल, 25 जुलाई 2007 से लेकर के 25 जुलाई 2012 कांग्रेस ने राजस्थान की तात्कालिक राज्यपाल प्रतिभा पाटिल को उम्मीदवार बनाया। भारत में संविधान के प्रवर्तन होने के 57 वर्ष के बाद में 25 जुलाई 2007 को पहली बार श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला बनी। यद्यपि श्रीमती प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचन लड़ने वाली 5वीं महिला थी। हमने पीछे 7 महिला पढ़ी, ये 5वीं महिला थी और राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। और आगे है प्रणब मुखर्जी, 25 जुलाई 2012 से लेकर के 25 जुलाई 2017 प्रणब मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके थे। और आगे हैं रामनाथ कोविंद, 25 जुलाई 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2022 देश के 15वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बने। और चुनाव के समय ये बिहार के राज्यपाल थे। और देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति तो कौन थे? रामनाथ जी कोविंद थे। और अब है वर्तमान के अंदर साथियों, वो है द्रौपदी मुर्मू, 25 जुलाई 2022 से लेकर के निरंतर है। इस चुनाव में यूपीए समर्थित उम्मीदवार यशवंत सिंह सिन्हा मुख्य प्रतिद्वंदी थे। और भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाली जनजातीय समुदाय से पहली जो महिला है वो कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। देश में सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति है। भारत की आजादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति है और झारखंड की राज्यपाल भी रही है। तो इस क्लास के अंदर है, हालांकि आप सभी पढ़ भी लिया होगा तो अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे। क्लास लेने का टारगेट ये है कि आपको वो कंसेप्ट जो आपसे अभी तक छुपे पड़े हैं जिनको मोस्टली आरपीसी पिक कर रही है
तो इस क्लास के माध्यम से आपने जो पढ़ा है आपका अच्छा रिपीट भी होगा, साथ ही साथ में जो टॉपिक आपका अच्छे से तैयार भी हो जाता है। कुछ अन्य कंसेप्ट भी है, अपडेट डेटा है, उसको आप कर लेना ताकि एग्जाम के अंदर ये गलती न करें, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में एग्जाम आरपीएससी के बहुत अच्छे लेवल के बन रहे हैं। तो उम्मीद करेंगे ये क्लास, ये कंटेंट आपको अच्छा लगेगा। इसी प्रकार हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर है, वो इंपॉर्टेंट रहेगी, आपका नीति आयोग है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।